अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास जब की थी तो उसमें पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। एएस केमिस्ट्री का जो सिलेबस कोड है दैट इज 9701। और इसमें हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं एएस में। पेपर वन, वी हैव पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री। पेपर वन एमसीक्यूज है 40 मार्क्स का, 40 एमसीक्यूज है 1 मार्क ईच। और दिस पेपर, इसकी ड्यूरेशन इज 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है। पेपर टू जो है वो हमारा स्ट्रक्चर्ड पेपर है, जस्ट लाइक ओ लेवल, जैसे ओ लेवल में था। और इसकी ड्यूरेशन भी 1 आवर 15 मिनट्स है। स्ट्रक्चर्ड पेपर है, आपको पता है पेपर टू आपने ओ लेवल में जिस तरह से दिया है बिल्कुल उसी तरह का है। बस फर्क क्या है कि अब थोड़ा और एहतियात से और केयरफुली आपको आंसर्स अपने लिखने हैं। इसके जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स हैं। पेपर वन के 40 मार्क्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमारी हो गई है ओरिएंटेशन क्लास में डिटेल में। तो हम बस जल्दी जल्दी इसको देख रहे हैं। फिर पेपर थ्री आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो वो वहां से अगर इन केस किसी ने ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली थी तो वो उसको देख लेना। पेपर पैटर्न वगैरह उसमें हमने डिस्कस किया था। बहरहाल पेपर पैटर्न तो साथ साथ और भी डिस्कस होता रहेगा आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हमारे चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो ये चैप्टर्स हैं सारे। हमारी एएस की केमिस्ट्री 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन है वो तो A2 लेवल में है। एएस में दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोमीटर हम आधा मोल्स के साथ पढ़ेंगे और फिर आधा हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मर्ज करके पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर्स के नेमिंग जो है वो सिमिलर नेमिंग है हमारे पास जैसे कि ओ लेवल में थी। बस फर्क क्या होगा, अब इनके एक्सटेंडेड वर्जन आ गए हैं, डिटेल्ड वर्जन आ गए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स के, तो हम वो डिटेल वर्जन देख रहे होंगे। अच्छा, हम स्टार्ट जो करेंगे, मैं पहले सबसे पहले तो आपको बिल्कुल स्टार्ट से प्योरिक टेबल दिखाना चाहूंगा एएस का, कि ए लेवल के प्योरिक टेबल में और ओ लेवल के प्योरिक टेबल में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारे पास ना ए लेवल का प्योरिक टेबल है। ओ लेवल का जो प्रोडक्ट टेबल था वो भी साथ खोल लेते हैं ताकि ना आपको कंपैरिजन समझ आ जाए कि क्या चेंज क्या हो गया है अब हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में। एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली सारे वही है, बस कुछ डिफरेंस जो आपको यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंस एक नजर आ रहा होगा कि जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर जो है, पहले हम ग्रुप वन कहते थे ओ लेवल में सोडियम लिथियम वाले ग्रुप को, ग्रुप टू बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाले ग्रुप को, और ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के बीच में जो एलिमेंट्स थे उनको हम कहते थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, और इनफैक्ट इसको भी जो है हमने ग्रुप नंबर दे दिया है। तो हमने ग्रुप नंबर जो देना स्टार्ट किए हैं वो ग्रुप वन तो वैसा ही है जैसे पहले था, ग्रुप टू भी वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन ये जो डी, जो ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हमने ग्रुप नंबर दे दिया है। तो पहला हमारे पास ये ग्रुप थ्री हो जाएगा, ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। अच्छा, ये वाले जो सारे एलिमेंट्स है अब इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे बल्कि हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, और ये आगे जाके समझ आएगा अभी इसी चैप्टर में कि इनको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं। फिर जो हमारा पहले ग्रुप थ्री था एल्यूमिनियम वाला, अब जब हम ग्रुप थ्री तक पहुंचेंगे तो वो ग्रुप 13 बन जाएगा। फिर इसके बाद जो है कार्बन वाला ग्रुप जो है वो ग्रुप फोर नहीं बल्कि ग्रुप 14 कहलाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन और फास्फोरस वाला ग्रुप जो है वो ग्रुप 15 कहलाएगा, और ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है ग्रुप 16 कहलाएगा। और जो हेलोजेंस वाला ग्रुप था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, वो ग्रुप 17 कहलाएगा। इसी तरह नोबल गैसेस वाला ग्रुप ग्रुप 8 नहीं बल्कि ग्रुप 18 कहलाएगा। तो एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा फ्रॉम ओ लेवल टू ए लेवल, जो प्रोडक्ट टेबल का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आपको अगर आप देख सको तो लिथियम का जैसे एटॉमिक मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो लिखा हुआ है 7, लेकिन ए लेवल के प्रोडक्ट टेबल में वो देखो लिखा हुआ है 6.9। तो हम ओ लेवल में बेसिकली राउंड ऑफ करके लिखते थे, 6.9 को 7 करके लिखते थे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। बट हियर राइट नाउ इन ए लेवल हम ना एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे इनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस की। इसी तरह जैसे आप बाकी रिलेटिव एटॉमिक मासेस देखो, पोटेशियम का 39.1 है,
हम लोग ओ लेवल में इसको 39 लेते थे राउंड ऑफ करके। तो एग्जैक्ट वैल्यूज अब आ जाएंगी रिलेटिव एटॉमिक मासेस की। इन चीजों के अलावा हमारे पास ओ और ए लेवल के प्रोडक्ट टेबल में और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये साथ साथ डिफरेंसेस भी हम डिस्कस करते जाएंगे कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कॉन्सेप्ट्स में क्या कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली सेम है, बस डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आ जाएगा हर चीज का। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा प्रोडक्ट टेबल वैसा ही है जैसा आपके पास ओ लेवल में था। एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली चेंज नहीं हो सकते। रिलेटिव एटॉमिक मासेस देखो चेंज नहीं हुए, हमने उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज दे रही है विद डेसिमल जो भी गिवन थी। ओ लेवल में हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते थे, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैल्यूज दे ली है। और ग्रुप नंबर में नंबरिंग में डिफरेंस हो गया, हमने जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच के एलिमेंट्स थे उनको ग्रुप नंबर नहीं देते थे ओ लेवल में, अब उनको भी हम ग्रुप नंबर दे रहे हैं। तो वो स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 3, 4 और 12 तक जा रहा है जिंक वाला। फिर ग्रुप 3 जो है वो 13 बन गया, ग्रुप 4 14 बन गया, ग्रुप 5 15, ग्रुप 6 16, ग्रुप 7 17, और जो पहले ग्रुप 8 था वो अब कहलाएगा ग्रुप 18। इसके अलावा प्रोडक्ट टेबल में और कोई डिफरेंस नहीं आया है। अब ये जो डेसिमल में वैल्यूज आ रही हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस की, ये क्यों आती हैं हम ये भी स्टडी करेंगे, ये इसका रीजन भी समझ आ जाएगा हमें। और ऑब्वियसली जो बीच के एलिमेंट्स थे ये वाले जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते थे, उनको भी तो हमें किसी ना किसी तरह आइडेंटिफाई करना था ना, तो इसलिए हमने उनको ग्रुप नंबर दे दिया। ओ लेवल में ये वाले जो एलिमेंट्स थे इनके हम लोगों ने डिटेल स्टडी नहीं की है, इसलिए इनको ग्रुप नंबर नहीं दिए हुए थे। अब यहाँ पे इनकी भी डिटेल स्टडी है तो इनको भी ग्रुप नंबर दे दिया। बाकी सब कुछ सिमिलर है। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ तक किसी का? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे ओ लेवल में नाम था। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफाइन एटम, अगर आप एटम को डिफाइन, डेफिनेशन आपसे एटम की पूछी जाए तो डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है जैसे ओ लेवल में थी। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हर चैप्टर के साथ देखो थोड़ा सा ओ लेवल रिवाइज भी करेंगे और कनेक्शन भी बनाएंगे कि ओ लेवल से ए लेवल में क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एन एटम तो चेंज हो ही नहीं सकती है, वो तो जो डेफिनेशन ओ लेवल में थी वो ए लेवल में भी है। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम भी सेम है, बस हमें थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना है तो चीजें बढ़ जाएंगी। तो डेफिनेशन एटम की क्या आती है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element that takes part in a chemical reaction। अच्छा जी, और एलिमेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते थे? देखो एलिमेंट अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि मतलब क्या था एलिमेंट से। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एलिमेंट। तो कार्बन एलिमेंट का क्या मतलब है कि बहुत सारे कार्बन के एटम्स अगर एक जगह पे हम एक साथ रख दें तो वो कार्बन एलिमेंट कहलाएगा। कार्बन एलिमेंट का मतलब इसमें सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक मास जो है वो 12 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। 6 एटॉमिक नंबर होने का मतलब ये था कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 माइनस 6, 6 न्यूट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और साथ में हम वो लेवल में ये भी देखते थे कि जो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर होता है इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो किसी और एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर 6 नहीं हो सकता। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मींस दैट इज एन एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट, बात खत्म। इसी तरह अगर हम गोल्ड एलिमेंट की बात करें तो गोल्ड एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे गोल्ड एटम्स अगर एक जगह पे हम साथ रख देंगे तो वो हमारा गोल्ड एलिमेंट बन जाएगा। गोल्ड का सिंबल है Au, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 79। इट मींस कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 79 है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंट है। और एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब आप बहुत सारे गोल्ड के एटम्स एक जगह पे एक साथ रख दोगे तो वो गोल्ड एलिमेंट कहलाएगा। बहुत सारे सोडियम के एटम्स एक जगह पे एक साथ रख दोगे तो वो सोडियम एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स ओनली। जब एक ही तरह के एटम्स बहुत सारे होंगे तो वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी? एन एलिमेंट
is a pure substance made up of same types of atoms. ठीक है, एलिमेंट की एक डेफिनेशन हम लोग और पढ़ते थे, जो बुक्स की डेफिनेशन है कि इट इज अ सिंपलर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या होता था भाई, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट बना हुआ है बहुत सारे सोडियम एटम से। अब अगर मैं सोडियम एलिमेंट को ब्रेक करना स्टार्ट करूं, कोई मेरे पास एक सोडियम एलिमेंट की सोडियम मेटल की एक बार है, उसको अगर मैं ब्रेक करूंगा, तो ब्रेक होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आधा हिस्सा सोडियम है तो आधा हिस्सा कोई और एलिमेंट बन जाए। अगर मैं इसको बीच में से ब्रेक करूंगा, तो ब्रेक करने से क्या होगा, तो जो दोनों पार्ट्स इसके ब्रेक हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, वो दोनों ही सोडियम कहलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर सोडियम एटम है। अब अगर मैं उसको और मजीद ब्रेक करूंगा, तो जब तक इनफैक्ट सारे सारे एटम अलग ही क्यों ना कर दूं, तब भी वो सोडियम एलिमेंट ही कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर सोडियम का एटम है। मतलब आप एलिमेंट को लिटरली तोड़ तो सकते हो। वो जो डेफिनेशन कहती थी ना, इट इज अ सिंपलर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट, तो स्प्लिट तो कर सकते हो, वो स्प्लिटिंग लिटरल स्प्लिटिंग की बात नहीं कर रहा। आप तोड़ तो सकते हो उसको, लेकिन उसको तोड़ने पे कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक गोल्ड की बार है, तो इसमें बहुत सारे गोल्ड के एटम्स हैं। अगर आप गोल्ड की बार को ब्रेक करना स्टार्ट करोगे, तो क्या वो ब्रेक होने पे आधा हिस्सा गोल्ड और आधा हिस्सा सिल्वर बन जाएगा? नहीं, वो दोनों जो है वो गोल्ड ही कहलाएंगे, दोनों हिस्से। अगर मैं उसको बीच से ब्रेक कर दूं अभी, तो दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं, टू पीसेस जो होंगे उसके, वो गोल्ड के ही कहलाएंगे, क्योंकि उन सब के अंदर क्या है, गोल्ड एलिमेंट्स है। याले पीस, पहले पीस में भी गोल्ड के एटम्स हैं, दूसरे पीस में भी गोल्ड के एटम्स हैं। मतलब आप ब्रेक करने पे कुछ और नहीं बना सकते उसको। इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कुछ तोड़ के कुछ और नहीं बना सकते। गोल्ड की बार को आप 10 बार तोड़ो, आधा तोड़ो, फिर वो जो आधा हिस्सा है उसको और तोड़ो, और फिर वो जो दो पीसेस बने उनको और तोड़ो, तो जितना भी तोड़ दो वो रहेगा गोल्ड ही, क्योंकि उसके अंदर अभी भी गोल्ड एटम्स हैं। इनफैक्ट क्या आप उसको ब्रेक करते 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 सिंगल एटम तक ही क्यों ना पहुंच जाओ, जब भी सिंगल एटम तक भी पहुंच जाओगे, तो वो भी गोल्ड एलिमेंट ही कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर बेशक एक ही गोल्ड एटम है, लेकिन वो रिप्रेजेंट तो गोल्ड को ही कर रहा है ना। तो एन एलिमेंट इज अ सिंपलर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। या उसको और इजीली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स ओनली, नो मैटर इनटू हाउ मेनी पीसेस यू ब्रेक इट, बट इट विल स्टिल स्टे द गोल्ड। जो एलिमेंट है, इट विल स्टिल स्टे द सेम, बिकॉज उसके पास जो एटम्स हैं वो उसी एलिमेंट के एटम्स हैं। राइट, ये बातें सारी हमारी ओ लेवल की ही है। अच्छा, अब देखो, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि अगर मैं गोल्ड एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड एलिमेंट भी एटम्स का बना हुआ है, और कार्बन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो कार्बन एलिमेंट भी एटम्स का बना हुआ है। राइट, दोनों के दोनों अगर एटम्स के बने हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? गोल्ड के प्रॉपर्टीज, गोल्ड की यूजेस एंड गोल्ड की कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन प्रॉपर्टीज, कार्बन यूजेस एंड कार्बन की कॉस्ट। दो दे बोथ आर मेड अप ऑफ एटम्स, बट देयर एटम्स आर डिफरेंट ना। तो हम क्या करते थे ओ लेवल में, ये जानने के लिए एलिमेंट डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके एटम्स डिफरेंट होते हैं, तो वो पहले एटम का स्ट्रक्चर समझते थे। तो यहाँ भी हम लोग एटम का स्ट्रक्चर को पहले रिकॉल करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी स्टडीज को लेके। अच्छा जी, अब हमें पता है कि एटम जो है, इट इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। These subatomic particles are known as protons, neutrons, and electrons. Protons and neutrons are present in the nucleus of an atom. Protons are positively charged particles, neutrons are neutral. It means they have no charge. Electrons have a negative charge and they orbit or revolve around the nucleus of an atom. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक टेबल पढ़ते थे वो लेवल में, जिसमें हम लोग क्या करते थे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्जेस लिखते थे, याद है?
अब ये रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्जेस बेसिकली क्या होता था, देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच में रिलेशन। तो हम प्रोटॉन्स का जो रिलेटिव मास लेते थे और न्यूट्रॉन्स का जो लेते थे वो 1 लेते थे, न्यूट्रॉन्स का भी 1 लेते थे, इलेक्ट्रॉन्स का लेते थे 1/1840 या 1/1836। अब इस चीज से क्या मतलब है, देखो व्हाट डज रिलेटिव मासेस मींस, रिलेटिव masses are not the actual masses. For example, if we have a mass balance, और अगर इस मास बैलेंस पे मैं खड़ा हो जाऊं आगे, ठीक है, और लेट से मेरा मास जो है ना इट इज अराउंड 80 kg, ठीक है, बाल मेरे थोड़े बड़े हुए हैं। अच्छा, सेकेंडली हमारे साथ जो है ना इसी मास बैलेंस पे एक हमारा स्टूडेंट आके खड़ा हो जाए, मेरा स्टूडेंट आके खड़ा हो जाए, एंड हुज मास इज 40 kg। तो हम दोनों के मासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, देखो मेरा मास 80 kg है, स्टूडेंट का मास 40 kg है। तो 80 और 40 का अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, सिंपलेस्ट रेशियो जो आप मैथ्स में निकालते हो ना, वो कैसे निकालोगे, 80 और 40 में जो बिगेस्ट कॉमन नंबर है डेट इज 40, मतलब दोनों 40 से डिवाइड हो सकते हैं ना। जब हम 40 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइड बाय 40 बिकम्स 2 एंड 40 डिवाइड बाय 40 बिकम्स 1। ये जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 2:1 का। इट मींस आई एम ट्वाइस हैवियर देन माय स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट से 2 गुना ज्यादा भारी हूँ। 2:1, दिस इज द रिलेटिव मास। ये जो हमारे मासेस के बीच का रेशियो है ना, दिस इज द रिलेटिव मास। Similarly, in O level, we never told you about the actual masses of protons, neutrons, and electrons. We just told you the relationship between the mass of protons, neutrons, and electrons. कि protons और neutrons का जो relative mass होता है वो 1 और 1 होता है, मतलब इनके masses का जो ratio होता है that is 1:1। It means whatever the mass of proton is, neutron का भी उतना ही mass होता है। और in other words, protons and neutrons are equally heavier. They have the same masses. And electrons are about 2000 times lighter than that of the protons and the neutrons. 2000 गुना तकरीबन हल्का है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स पे। हमारे साथ, मेरे साथ और स्टूडेंट के साथ आके लेट्स से एक चूंटी आके बैठ जाए, आंट, ठीक है, एक इंसेक्ट आके बैठ जाए, तो इट्स मास वुड बी नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ माय मास एंड माय स्टूडेंट्स मास। तो हम अक्सर प्राइमरी क्लासेस में इलेक्ट्रॉन के मासेस को हम ये भी कहते थे कि वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो है, वो मास तो है, बट इन फ्रंट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इट्स रिलेटिव मास इज नेग्लिजिबल, लेकिन वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है ना उसकी। तो ये मतलब होता था रिलेटिव मासेस से। समझ आई बात या कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो अब जो है ना, अब जाहिर है एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ए लेवल में आ गए हैं, दिमाग बड़े हो गए हैं सबके। तो एक्चुअल मास बेसिकली प्रोटॉन्स का होता है, जो हमारे पास एक्चुअल मासेस है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट वो याद नहीं करना है, अभी तो फिलहाल हम कर रहे हैं ना। तो अपने हाथ जरा कैलकुलेटर निकालो अपने अपने, और प्रोटॉन्स का जो एक्चुअल मास होता है ना होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। इसी तरह न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो भी 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम। ये जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है -31, इट मींस के 31 डेसिमल प्लेसेस पीछे ले जाओ, तो ये वैल्यू 0.00000000 बहुत छोटी वैल्यू होगी। अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप निकाला हमने वो कैसे निकाला, हमने इन सारे मासेस को डिवाइड कर दिया 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में तो रिलेशनशिप 1:1 का आ जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इनका मास डिफरेंट है, नीचे हमने बड़े नंबर से डिवाइड किया है उसको, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी तकरीबन 1/1836। मैंने राउंड ऑफ करके 1/1840 लिख दिया। यू कैन ऑल्सो राइट इट इनटू डेसिमल्स, डेसिमल में भी लिख सकते हो उस वैल्यू को। समझ आई बात? तो हम लोग जो मासेस को
पढ़ते थे relative masses, these were not the actual masses of the proton, neutrons and electrons, these were the ratio between their masses. Got it? समझ आ गई बात? Yes, sir. Okay, good. इसी तरह चार्जेस की भी यही कहानी है. अब आपको पता है, अच्छा क्या ये आपको अब मास याद करने हैं? अब यहाँ पे ना ये ग्राम लिखा हुआ है, प्लीज इसको किलोग्राम कर देना, दिस इज नॉट ग्राम, केजी में. कि आर यू सपोज टू रिमेम्बर दीज मासेस? नो, आपको ये मासेस याद नहीं करने. अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास अगर याद नहीं करने तो क्या वो यूज करवा सकता है? यस, यूज करवा सकता है, लेकिन फिर याद नहीं है तो हमें कैसे यूज करेंगे? तो हमें ये एग्जाम में बताएगा इसका मास, याद नहीं करना. अच्छा, एक चीज और जो आप लोगों को पता होना जरूरी है. देखो 2022 से पहले, मतलब 2021 तक जो हमारा सिलेबस चला था ना, सिलेबस तो देखो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया बहुत बड़ा. तो जो सिलेबस 2020 जो इनफैक्ट जो 2003 से सिलेबस चलता आ रहा है, 2010 में थोड़े चेंजेस आए थे, लेकिन 2010-11 से जो सिलेबस चलता आ रहा है ऑलमोस्ट वही सिलेबस है, 1 से 2% चेंजेस आए हैं उसमें. लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स हमारे पास जो है ना पेपर पैटर्न में चेंजेस आए, जो कि मैंने आपको पेपर 1 के बारे में बात बताई ना, तो पेपर 1 मैंने आपको बताया 1 आवर 15 मिनट्स का है. लेकिन अभी उससे पहले 2022 से पहले ही जो पेपर है 1 घंटे का हो रहा था. ठीक है, और इसमें एमसीक्यूज के पैटर्न में भी चेंज किया है, वो ओरिएंटेशन क्लास में हमने डिस्कस किया है, वो देख लेना. पेपर 2 जो है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, पेपर 3 भी वैसा ही है. लेकिन एक हमारे पास ना एग्जाम जब पेपर होता था तो उसके साथ हमें ना एक बुक मिलती थी, उसको हम कहते थे डाटा बुकलेट. अभी जो डाटा बुकलेट है बेसिकली जैसे ओ लेवल में आपको पेपर के साथ पीरियोडिक टेबल मिलता था ना, तो डाटा बुकलेट में बहुत सारा डाटा लिखा हुआ होता था जो आप क्वेश्चंस में यूज करते थे. अच्छा, पीरियोडिक टेबल भी इसी डाटा बुकलेट में होता है. इस डाटा बुकलेट का जो बिल्कुल फर्स्ट पेज होता है ना, वो ये वाला पेज होता है जिसमें फर्स्ट टेबल ये मिलता है. इस टेबल में कुछ कांस्टेंट लिखे हुए होते थे, और वो कांस्टेंट आपके एग्जाम में कहीं ना किसी क्वेश्चन में यूज होते थे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ना मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है. अब ये रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लो मास ऑफ प्रोटॉन ही है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी उतना ही है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 किलोग्राम. इसी तरह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है. अगर आपको याद हो कि ओ लेवल में मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री में वी यूज्ड टू स्टडी दैट 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, तो ये भी गिवन है देखो. ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो आप ओ लेवल फिजिक्स में पढ़ते थे. तो such sort of constants are given in the data booklet. However, this data booklet will not be given from 2022 onwards. मतलब 2022 के पेपर में it wasn't given, and from 2023 onwards भी वो ये डाटा बुकलेट आपको नहीं देंगे. इस डाटा बुकलेट के सिर्फ 2 पेजेस आपको मिलेंगे. एक ये वाला पेज जो मैंने खोला हुआ है कॉन्स्टेंट्स वाला, मतलब ये वाला पेज तो आपको अभी भी मिलेगा, और इस डाटा बुकलेट में और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करते थे, यूज करना पड़ता था. पेपर 1 एमसीक्यूज में भी करना पड़ता था, पेपर 2 में भी करना पड़ता था. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे. मतलब सिलेबस से कुछ नहीं निकला है, बस डाटा बुकलेट उसने देना बंद कर दिया. अब डाटा बुकलेट में तो देख रहे हो तुम कितना सारा डाटा है, तो क्या ये हम सारा डाटा याद करेंगे? नहीं, ये याद भी नहीं करना. तो क्या कैसे फिर पता चलेगा? तो अब इन्होंने क्या करा है कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के साथ जो डाटा रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चन के साथ ही दे देंगे वो. मतलब आपको डाटा बुकलेट में जाके अब ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा डाटा सर्च करके यूज करना है. वो क्वेश्चन के साथ ही ऊपर लिखा हुआ होगा, और क्वेश्चन के साथ ही बिल्कुल ऑब्वियसली स्पेसिफिक डाटा लिखा हुआ होगा जो आपको क्लियर कट रिक्वायर्ड है. मतलब कुछ अक्सर बच्चों को यही नहीं समझ आता था कि कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं और उसके लिए कौन सा डाटा में डाटा बुकलेट से देखना है. डाटा बुकलेट के भी अच्छे खासे पेजेस होते हैं. ठीक है, 12-13 पेजेस की डाटा बुकलेट थी, उसमें से उनको समझ ही नहीं आता था. तो वो काम भी हमारा अब आसान हो गया है.
अब हमें डाटा सर्च नहीं करना, वो क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ होगा, और वो क्वेश्चन के ऊपर पूरा डाटा बुकलेट तो नहीं छाप सकता, वो सिर्फ वही चीज प्रिंट करेगा क्वेश्चन के ऊपर जो कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। मतलब आपकी वो जो कंफ्यूजन थी ना कि हमें कौन सा टेबल देखना है, हमें समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूजन भी कम हो गई है, खत्म हो गई है। तो इन शॉर्ट केमिस्ट्री का जो कोर्स है केम्ब्रिज का, वो अभी आसान से आसान होता जा रहा है। ठीक है, पेपर 1 में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा कर दिए हैं, और पेपर पैटर्न है वो भी इजी कर दिया है। तो केमिस्ट्री इन शॉर्ट थोड़ा इजी होता जा रहा है, 3-4 सालों से केमिस्ट्री उन्होंने काफी इजी कर दिया, तो इसमें आपको अब ए लेवल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले ये बहुत मुश्किल हुआ करता था एक जमाने में। अच्छा, अब देखो ऐसा है कि ये तो सिर्फ 2022 से ऐसा हुआ है ना कि पेपर ऐसे आ रहे हैं कि डाटा बुकलेट यूज नहीं करनी, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो पास्ट पेपर्स, तो हमारे पास एक साल का तो प्रैक्टिस नहीं करके जा सकते ना सिर्फ 2022 का। हम लोग तो 2005 से लेके 2021 तक जो है सारे पेपर्स, 2022 तक सारे पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें तो हमें डाटा बुकलेट यूज करनी पड़ेगी, तो डाटा बुकलेट हम यूज करेंगे उसमें, उसी से तो सीखेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो पेपर्स तो हमें वो सारे करने हैं। Okay. क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। Yeah. इसी तरह चार्जेस में भी यही कहानी है। कुछ पूछ रहे हो? बिल्कुल इर्तिजा, ओ लेवल केमिस्ट्री के नोट्स अभी संभाल के रखना फिलहाल। तो कुछ चीजें शायद आपको याद ना आ रही हो तो रिवाइज, वैसे ऐसी कोई चीज ऐसी आएगी नहीं कि मैं रिवाइज ना करवाऊं। जो चीजें ओ लेवल से आ रही हैं वो मैं खुद ही उस चैप्टर के साथ आपको पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो एज सच तो नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन बट स्टिल रिजल्ट तक तो संभाल के रखो क्या, मतलब ऑब्वियसली इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बट मेक श्योर रिजल्ट तक चीजें संभाल के रखा करो, हमेशा एडवाइस करूंगा। रिजल्ट के बाद दे देना जिसको भी देना। अच्छा जी, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो +1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स होता है। चार्ज का जो यूनिट है ना वो कूलम्स है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो 0 कूलम्स होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम होता है। मतलब whatever the charge of proton is, electron has exactly the same value of charge but opposite in nature. तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट पोलैरिटी अपोजिट है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इनका अगर सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो दे विल बिकम 1:1। ठीक है, समझ आई बात यहाँ पे? Yes, sir. ओके जी, तो क्वेश्चन यहाँ पे जहन में आ रहा है तो पूछ सकते हो आप लोग। नथिंग, ओके। अच्छा, we know that these subatomic particles have opposite polarity, protons and electrons. Protons are positive, electron negative, neutrons are neutral. If we pass the beam of these particles through electric field, तो हमें पता है कि electrons being negative they will be attracted toward the positive plate, और protons being positive they will be attracted toward the negative plate, and neutrons they are neutral so they will pass undeflected. ठीक है, तो ये यहाँ पे ना 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहली जो हेडिंग है वो है कि इफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव सेम एनर्जी एट डिफरेंट स्पीड्स। मतलब अगर आपने काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो ना, तो ½ mv² फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हो कि सेम एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का जो मास जो है वो ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को अगर सेम एनर्जी से मूव करवाना है तो आपको स्पीड डिफरेंट रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं प्रोटॉन्स का मास रखूंगा तो वो तो बड़ा होता है ना, तो उसकी स्पीड हमें कम रखनी पड़ेगी ताकि एनर्जी की वैल्यू सेम आए। और इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होता है तो इसकी स्पीड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बहरहाल दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट शुड रिमेंबर कि इफ these beam of particles or these subatomic particles are passed through the electric field with different speeds, they will deflect at the same angles. लेकिन अगर उनको सेम स्पीड से पास कराएंगे तो they will deflect at different angles.
अगर सेम डिफरेंट स्पीड से जाएंगे तो सेम एंगल्स पे डिफ्लेक्शन होगी, और अगर सेम स्पीड पे जाएंगे तो डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्शन होगी। अगर ये बात समझ नहीं आती है तो आपने बस ये वाली डायग्राम याद रखनी है, वो जो पुरानी वाली डायग्राम है ना, तो दिस यूज्ड टू बी इन आवर सिलेबस बट उन्होंने, यस ऑफ कोर्स आई एम। आवाज नहीं आ रही है आपके पास आयशा? आवाज आ रही है सबके पास? Yes, sir. आ रही है सर। आयशा बेटा आवाज आ रही है आपके पास? चलो, तो बस ये डायग्राम याद रखना। वो वाली जो है ना, वो थोड़ा पहले, थोड़े टाइम पहले सिलेबस में थी, बट दैट इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो कभी हम अब सीख लेंगे। लेकिन ये वाली चीज याद रखना कि प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे आर लाइटर, और प्रोटॉन्स की डिफ्लेक्शन कम क्यों है? क्योंकि दे आर हैवियर। मतलब जस्ट इमेजिन कि अगर कोई हल्का बंदा भाग रहा है और एक कोई काफी जो है ओबीस या फैट बंदा भाग रहा है, ठीक है, हैवी बंदा भाग रहा है सेम स्पीड से, और अगर आप दोनों को धक्का दो, ठीक है, फोर्स लगाओ दोनों पे, तो किसके ज्यादा गिरने के चांसेस हैं? मतलब कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हो सकता है, दूर जाके गिरेगा? तो जो लाइटर मास वाला पर्सन है, ही विल बी मोर डिफ्लेक्टेड। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो है, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज जो है वो सेम है ना, तो दोनों पे जो फोर्स लगेगी वो सेम लगेगी। लेकिन प्रोटॉन्स बीइंग हैवियर, तो दे विल बी डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉलर एंगल, और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि लाइटर हैं तो सेम फोर्स पे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ज्यादा बैंड हो जाएंगे, ज्यादा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, समझ आई बात यहाँ तक? यस सर। अच्छा जी, अच्छा अब जो है ना थोड़ा सा हम आइसोटोप्स की तरफ आएंगे दोबारा। लेकिन ना यहाँ पे जो कुछ एक नया काम है जो हमने कभी ओ लेवल में नहीं किया। देखो, हमने, अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हम सोडियम एटम की एग्जांपल ले लें, तो सोडियम एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास होता है डेट इज 23, और जो एटॉमिक नंबर होता है डेट इज 11। तो इस नंबर को हमने शुरू शुरू में दो नाम दिए थे, मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर। लेकिन जब हमने मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम एटम्स। मतलब if we have one mole of sodium atoms, their combined total mass would be equals to their relative atomic mass. ऐसे ही था ना? सिमिलरली जो दूसरा नंबर है एटॉमिक नंबर, this was also known as proton number, and it tells us about the number of protons in the nucleus of an atom. Moreover, it also used to tell us about the number of electrons in the neutral atom. मतलब किसी भी एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो भी बताएगा ये, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी बताएगा, बिकॉज ये सेम सेम होता है। अच्छा, फिर हम कहते थे कि भाई सोडियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में शेल्स हैं, एनर्जी शेल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फर्स्ट शेल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इन अ फर्स्ट शेल ऑफ सोडियम देयर विल बी मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो आपका सेकंड शेल है, सेकंड एनर्जी शेल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, नो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट हम कहते थे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम इसमें। तो सेकंड शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर हम कहते थे कि all the energy shells after second energy shell can hold maximum of 8 electrons only, not more than 8 electrons। ये ओ लेवल में हमने रूल बनाया हुआ था। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता था,
जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20, मतलब कैल्शियम एटम हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स. So first shell has 2 electrons, second shell cannot have more than 8 electrons. Similarly, third shell cannot also have more than 8 electrons. तो total अभी कितने हो गए? 18 electrons. So now fourth shell, which would be the last shell of the calcium atom, जिसको हम outermost shell या valence shell भी कहते थे, it will have 2 electrons. सही है. अच्छा, और हम लोग O level में एक बात ये भी करते थे कि in O level we are just supposed to make the electronic configuration or electronic structure of the first 20 elements. ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना सकते थे, उसके बाद हम लोग नहीं बनाते थे. ऐसा ही है ना. लेकिन उसके बाद क्यों नहीं बनाते थे? मतलब कैल्शियम के बाद जो हमारा स्कैंडियम आता है, वेनेडियम आता था, ब्रोमीन आता था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि ये जो तरीका हमारा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, वो तरीका फिर आगे फॉलो नहीं होता आफ्टर दोस एलिमेंट व्हिच हैज अ प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 20. तो उसका तरीका हम कहते थे वो हम बाद में पढ़ेंगे ए लेवल में, और वो तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिटेल्ड तरीका होता है. तो वो तरीका अब हमें सीखना है, राइट. तो वो तरीका जानने से पहले ना मैं आपको कुछ एक नई चीज बताने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स का अगर मैं आपसे पूछूं कि एड्रेस बताओ, तो हर इलेक्ट्रॉन का जो एटम है ना, उसमें जितना भी एक एक इलेक्ट्रॉन है उसका अपना एक एड्रेस होता है. मतलब अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो आप जब भी अपना एड्रेस लिखते हो तो आपका सबसे पहले तो कंट्री आ गया पाकिस्तान, फिर आपका सिटी आ गया कराची, सिटी के बाद आपका एरिया आता है ना. अगर आप किसी को बोलो मैं कराची में रहता हूँ, ठीक है, तो दैट वोंट बी इनफ आपको लोकेट करने के लिए या आप तक पहुंचने के लिए. सिर्फ कराची बताना तो काफी नहीं है ना, तो फिर आप अपना एरिया बताओगे. जैसे लाइक गुलशन इकबाल, ठीक है, उसके बाद भी हम आपको लोकेट नहीं कर सकते ना. सिर्फ आपने गुलशन कह दिया तो गुलशन में कहाँ, गुलशन भी इतना बड़ा है. तो फिर आप अपनी स्ट्रीट नंबर बताओगे गुलशन की, या ब्लॉक बताओगे. फिर स्ट्रीट नंबर बताने के बाद आप अपना हाउस नंबर बताओगे, तब जाके हम आपके घर तक पहुंचेंगे और आप तक पहुंचेंगे. इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो हमें ये तो पता है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट कर रहे हैं. अच्छा, अब हम ओ लेवल में ये कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहे हैं ना, वो एक पर्टिकुलर पाथ में ऑर्बिट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं एनर्जी शेल. ऐसा ही था ना, इसको हम कहते थे एनर्जी शेल. जैसे ट्रेन एक ट्रैक पे चलती है ना, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते थे कि वो एक पर्टिकुलर पाथ में चल रहा है जो कि एनर्जी शेल है. लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो एक पर्टिकुलर पाथ में नहीं चल रहे होते, वो एक पर्टिकुलर एरिया कवर कर रहे होते हैं. क्या मतलब है इस बात का? देखो, अगर मैं आपके घर तक पहुंचाऊं तो क्या मैं बोलूंगा कि आपके घर में एक पिन पॉइंट पोजीशन है जहाँ पे आप अपने घर के पूरे एरिया में कभी भी कहीं भी हो सकते हो. तो जब मैं बाहर डोर बेल बजाऊंगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये बंदा जो है वो इस रूम में बैठा हुआ है या इस फ्लोर पे बैठा हुआ है. मैं ये कह सकता हूँ कि इसके घर का जो एरिया है ना, पूरा बाउंड्री वॉल जो है, उस बाउंड्री वॉल के अंदर है, लेकिन उस बाउंड्री वॉल के अंदर कहाँ पर है वो मैं नहीं बता सकता. इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर पाथ में नहीं मूव कर रहे होते, वो एक पर्टिकुलर एरिया पूरा ऑक्यूपाई करके बैठे हुए होते. बैठे हुए नहीं होते, वो घूम रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है ना सेंटर में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इस तरह से, अब जरा बिल्कुल गौर से स्क्रीन को देखना, ठीक है. इर्तिजा एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स. अब ऑर्बिट की तो मैं बात ही खत्म कर दूंगा ना, तो अभी जरा देखते जाओ क्या होगा तुम्हारे साथ. अब जरा स्क्रीन पे जरा ये जो मैं रेड कलर से वो बना रहा हूँ ना लाइन, ये जरा गौर से देखना, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स का पाथ मैं बनाऊंगा रेड से. अभी ये जो न्यूक्लियस है ना, अभी ये इलेक्ट्रॉन है मेरा. अभी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यूं भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के करीब भी आ जाता है, वो उससे दूर भी चला जाता है. लेकिन इस पर्टिकुलर इस तरह से, मतलब अगर मैं एक बैग पहनाऊं और उस बैग के ऊपर एक स्प्रे पेंट बांध दूं रेड कलर का, और उसको बोलूं कि तो जाओ घूमो जहां तुम रहते हो ना, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमते रहते हो, घूमते रहो, तो थोड़ी देर बाद ना, अच्छा हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो ओ लेवल में पढ़ते थे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं
कि जो जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां वहां रेड कलर आएगा, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो यूं घूम रहा है, तो वो रेड कलर की एक लाइन बना लेगा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इसी तरह की। लेकिन हमने ये वो रेड कलर की लाइन नहीं बनाएगा, बल्कि वो पूरा रीजन जो है ना वो रेड कलर का कर देगा। क्यों? क्योंकि कभी वो न्यूक्लियस के करीब होगा, कभी वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जा रहा है इसमें। अब डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है या सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बेटा, वो सबसे अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स में। ये जो एरिया है ना जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ सकते हो वो है ऑर्बिटल्स। अभी और डिटेल में लेके जाता हूँ, उसको और समझ आएगा। अब जरा ध्यान से एक एग्जांपल सुनना कि इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा ना कि आप कहाँ, आप पहले आप अपना कंट्री बताते हो, फिर आप अपना सिटी बताते हो, फिर आप अपनी एरिया बताते हो, एरिया के बाद आप अपना हाउस नंबर बताते हो, जब जाके हम आपकी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह एटम के सराउंडिंग, एटम के न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेल का इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगा हमें, तो वो हम कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए पहले ना हमारे पास एनर्जी शेल्स बताएंगे। जैसे आपने सिटी बताया, एनर्जी शेल्स के अंदर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं सब शेल्स। जैसे कराची एक एरिया है ना, वैसे पाकिस्तान के अंदर कराची, तो एनर्जी शेल्स के अंदर सब शेल्स, और सब शेल्स के अंदर भी होता है ऑर्बिटल। जैसे कराची के अंदर आपने हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर बताया। सर इसको दोबारा से एक बार रिकॉल करो। देखो मैंने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, आपने कहा कराची में, ठीक है जी। मतलब कराची में कहाँ रहते हो, मतलब अगर मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने पकड़ा, मैंने कहा कहाँ हो तुम, उसने कहा कि मैं सोडियम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ पे? फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में। तो जैसे कराची बताना ना, उसने बोला एनर्जी शेल, फर्स्ट शेल या सेकंड शेल या थर्ड शेल। फिर मैंने उससे पूछा कि और थोड़ा स्पेसिफिक बताओ, और कहाँ पे, फर्स्ट एनर्जी शेल में हो तो कहाँ हो? तो उसने हमें क्या बताना है? एरिया। एरिया क्या है? वो हमारा सब शेल है। अच्छा, मैंने बोला और स्पेसिफिक बताओ कि भाई अगर तुम इन्हें एरिया बता दिया, गुलशन में रहते हो या जौहर में या डिफेंस में रहते हो, तो मैं आपके घर तक तो नहीं पहुंच सकता ना, तो आप मुझे अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर वगैरह बताओगे, तो फिर मैं आपके घर तक पहुंचूंगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो एनर्जी शेल्स के अंदर भी सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, अब मैं ऑर्बिटल्स में अभी तक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑर्बिटल में एक जगह पे नहीं बैठा हुआ होता, वो घूम रहा होता है। अब लेट से मैं ना आपके हाउस नंबर तक तो पहुंच गया, घर के बाहर पहुंच गया, मैंने डोरबेल बजाई, मुझे इतना पता है कि आप घर के अंदर हो, लेकिन घर के अंदर किसी एक पिन पॉइंट पोजिशन को मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप घर के अंदर भाग रहे हो। लेकिन मुझे ये पता है कि जो आपके हाउस की या होम की जो बाउंड्री है, आप उसी के अंदर हो, उससे बाहर नहीं हो। मतलब अगर मैं आपको एक स्प्रे पेंट बांध दूं, आपको एक बैग पहना हुआ पीछे स्प्रे पेंट बांध दूं और उसका नोजल खोल दूं, कि आप जहां जहां जाओगे वहां कलर हो जाएगा, तो आप पूरे घर के अंदर अगर भाग रहे हो, तो कभी आप यहाँ पर हो, तो थोड़ी देर बाद जो है वो आप आगे चले गए, पीछे चले गए। अब जहां जहां जाओगे ना, वहां वहां जो है वो ये कलर होता जाएगा, शेड होता जाएगा, और एक वक्त ये आएगा कि ये पूरा शेड हो जाएगा। मतलब आप इस घर के एरिया में कहीं भी हो सकते हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो अपने ऑर्बिटल में कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिटल में एक जगह पे बैठता नहीं है, घूमता रहता है। ठीक है, ऑर्बिटल की बातें और ज्यादा डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी पिन पॉइंट पोजिशन, उनका एनर्जी शेल नहीं होता, एनर्जी शेल के अंदर भी सब शेल्स होते हैं, और सब शेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कुछ समझ आई बात? जैसे इसकी एक एग्जांपल हम और ऐसे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलेज कैंपस है, उस कॉलेज कैंपस की लेट से मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, या एक ही कॉलेज कैंपस की एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के 4 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक है,
अब लेट से कोई पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ पे है इस कॉलेज कैंपस में। तो जब गेट पर आएंगे तो गेट पर तो गार्ड बैठा होता है, गार्ड को क्या पता है कि बच्चा कहाँ पर है उनका, उसको तो ये पता है कि कॉलेज कैंपस के अंदर है। इसी तरह जो एनर्जी शेल्स होते हैं ना, इन एनर्जी शेल्स को हमें ये पता है कि सोडियम के जो पहले इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, वो उसके फर्स्ट शेल में है। और हम एनर्जी शेल्स को अब एक और नाम से पढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स। अब वो फर्स्ट शेल है या सेकंड शेल है या थर्ड शेल है वो मुझे नहीं पता। उसने ये कहा कि भाई ये आपका जो बच्चा है ना वो किसी एनर्जी शेल में, प्रिंसिपल क्वांटम शेल में, और जो गार्ड है वो ये क्या बोलेगा कि आपका जो स्टूडेंट है, बच्चा जो है वो कॉलेज में जो बिल्डिंग है उसके किसी भी फ्लोर पे है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मिलना वो आपको किसी ना किसी फ्लोर पे है, इस बिल्डिंग के अंदर ही मिलना है, इस बिल्डिंग से बाहर नहीं मिल सकता। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो अंदर गए रिसेप्शन पे। तो एक मेन रिसेप्शन बना हुआ होता है कॉलेज कैंपस के नीचे, तो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट होता है। अगर आप रिसेप्शनिस्ट से पूछोगे तो रिसेप्शनिस्ट तो पूरा दिन रिसेप्शन पे रहते हैं, तो वो ही बोलेंगे कि हाँ आपका जो स्टूडेंट है अगर वो साइंस का है तो वो फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा, अगर वो कॉमर्स का है तो वो सेकंड स्टूडेंट फ्लोर पे मिल जाएगा, अगर वो क्या कहते हैं आर्ट्स का है या किसी और फैकल्टी का है तो वो आपको थर्ड फ्लोर पे मिल जाएगा। तो वो रिसेप्शनिस्ट आपको ये बता देंगे, मतलब और स्पेसिफिक लोकेशन पता चल गई। पहले वो पूरी बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे हो सकता था, अब पेरेंट्स ने कहा कि हमारा स्टूडेंट तो साइंस का है, तो उन्होंने बोला चलो फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा आपको, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स की सारी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे ही होती हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम जैसे बिल्डिंग के अंदर फ्लोर स्पेसिफिक हो गया कि अब पता चल गया कि ये स्टूडेंट जो है वो इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे है। इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम शेल के अंदर भी डिफरेंट सब शेल्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम शेल की, फर्स्ट शेल की, तो इसके अंदर हमारे पास एक सब शेल होता है जिसको हम कहते हैं एस सब शेल। सही है। इसी तरह सेकंड शेल की अगर हम बात करें तो सेकंड शेल में हमारे पास 2 सब शेल्स होते हैं, एस एंड पी सब शेल। जैसे बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर थे ना, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4, इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स का जो दूसरा नाम है ना वो है एनर्जी शेल्स, जो हम जिनको हम ओ लेवल में सिर्फ शेल्स भी कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम एनर्जी शेल्स भी कह सकते हैं और सिर्फ शेल्स भी कह सकते हैं। लेकिन आपको प्रिंसिपल क्वांटम शेल का नाम भी याद रखना है अब, क्योंकि वो भी यूज होगा। तो जैसे बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर हैं, इसी तरह प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के अंदर भी हमारे पास 4 तरह के सब शेल्स होते हैं। एक एस सब शेल होता है, एक पी सब शेल होता है, एक डी सब शेल होता है और एक एफ सब शेल होता है। राइट। अच्छा, अब जो पेरेंट्स है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए कि हमारा बच्चा जो है वो साइंस पढ़ता है और वो साइंस का क्लासेस जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे एक अलग रिसेप्शन बना हुआ है। अब वो उस रिसेप्शनिस्ट के पास गया, उन्होंने बोला कि ये फला फला स्टूडेंट है और ये हमें कहाँ मिलेगा, मतलब क्या हाईएस्ट, असल में वो ना चांस देखना चाह रहे हैं कि बच्चा कहाँ मिलेगा। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि इस फ्लोर पे जो है ना वो 4 क्लासरूम्स हैं, चारों साइंसेस की क्लासेस हो रही हैं। तो आपका जो स्टूडेंट है वो इस वक्त उसकी लेट से केमिस्ट्री की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास रूम 3 में हो रही है, तो वो रूम 3 में मिल जाएगा आप। ठीक है, तो देखो पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर वो गए फ्लोर में और फ्लोर के अंदर वो गए एक पर्टिकुलर क्लासरूम में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को अगर आपने ढूंढना है ना तो आप प्रिंसिपल क्वांटम शेल के बाद जाओगे सब शेल्स में, जो कि एस पी डी एफ ये सब शेल्स है। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, तो सब शेल के अंदर जैसे फ्लोर के अंदर क्लासरूम्स हैं, इसी तरह सब शेल के अंदर अपने अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एस सब शेल जो है उसका जो ऑर्बिटल है वो एक ऑर्बिटल होता है बस, लाइक दिस। इसी तरह जो पी सब शेल है, अब हर फ्लोर पे जरूरी तो नहीं है ना इक्वल नंबर ऑफ क्लासरूम, तो किसी फ्लोर पे 1 क्लासरूम हो सकता है, किसी फ्लोर पे 2 क्लासरूम हो सकते हैं, किसी पे 3 हो सकते हैं। इसी तरह हर सब शेल में जरूरी नहीं है इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो।
S subshell के पास there is only one orbital, P subshell has 3 orbitals, and D subshell has 5 orbitals, whereas F subshell has 7 orbitals. ठीक है, अब देखो वो जो पेरेंट्स है ना वो क्लासरूम के बाहर आके खड़े हो गए, और क्लासरूम के बाहर उनको ये तो पता है कि हमारा बच्चा इस क्लासरूम में, लेकिन वो क्लासरूम के अंदर कहाँ पे बैठा हुआ है वो नहीं देख सकते, क्योंकि क्लास चल रही है, दे कैन नॉट बार्ज इनटू द क्लास, एकदम बार्ज कर जाए क्लास में अंदर घुस जाए, वो पॉसिबल नहीं है, वो क्लास के बाहर खड़े हुए, लेकिन उनको इतना तो कंफर्म है कि इस क्लास बाउंड्री में कही है, लेकिन इस क्लास बाउंड्री में वो कहाँ पर है, मतलब इस पूरे एरिया में वो फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, सेकंड रो में बैठा हुआ है, लास्ट में बैठा हुआ है, लेफ्ट पे बैठा हुआ है, या राइट पे बैठा हुआ है, या सेंटर में बैठा हुआ है, दे आर नॉट श्योर, बट दे आर श्योर अबाउट इट के that student is in the area of this class, वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अंदर है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में एग्जैक्टली पिन पॉइंट पोजीशन उसकी नहीं पता। इसी तरह हमें ये तो पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी शेल्स के बाद होते हैं सब शेल्स के अंदर, और सब शेल्स के बाद होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। अच्छा, ऑर्बिटल्स के भी अपने अपने शेप होते हैं, एरिया होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में वो किस जगह पर है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये बता सकते हैं कि वो इस एरिया में। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम क्यों नहीं बता सकते कि वो पर्टिकुलर किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने जो ऑर्बिटल्स है ना, उस ऑर्बिटल्स में एक जगह पे बैठता नहीं है, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी न्यूक्लियस के आगे हो जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा, लेकिन अपने एरिया से बाहर नहीं जाएगा। समझ आई बात? तो इलेक्ट्रॉन्स दे आर फाउंड इन प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स, और प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स जिनको हम प्यार से ना सिर्फ शेल्स भी कहते आए और अभी भी कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये नाम मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स के, याद हो जाए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले तो परेशान नहीं हो जाना ये क्या चीज होती है। शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब शेल्स में। सब शेल्स हमारे पास 4 तरह के हो सकते हैं, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। इनकी बात करेंगे डिटेल में कि इनका क्या मतलब है एस पी डी एफ का। और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, जैसे बिल्डिंग के अंदर है फ्लोर्स और फ्लोर्स के अंदर है रूम, इसी तरह शेल्स के अंदर है सब शेल्स के अंदर है ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स वो वाला रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैं। मतलब अगर वो पेरेंट पूछते हैं ना बच्चा मिलने के, हमारा बच्चा मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गार्ड ने बोला था इस पूरी बिल्डिंग में कहीं भी बच्चा मिल सकता है। ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शनिस्ट ने बोला था आपका बच्चा फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा, और फर्स्ट फ्लोर के रिसेप्शनिस्ट ने बोला था आपका बच्चा मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर रूम 3 क्लासरूम में। चांसेस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आजकल का बच्चा तो कैफेटेरिया में ज्यादा होता है क्लासरूम के अलावा। तो चांस इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी चांस है कि वो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगी, वो ऑर्बिटल्स में होगी। तो ऑर्बिटल्स को हम लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, इट इज अ रीजन। Sir, why are we interested in knowing the location of elements? Electrons. What good will it do to us? Why we are interested in the location of electrons? That's what you are asking. Yes, sir. Because these are the electrons which participates in a chemical reaction. The more we know about electrons, the more we know about chemical reactions, and the more we know about the different compounds that can be formed through various different chemical reactions. Electrons के बारे में जानोगे तो reaction के बारे में पता चलेगा, and chemistry is all about chemical reactions. You undergo different chemical reaction to make different compounds or different substances and different materials. Got it? Okay, sir. Sir, I wanted to ask. I have a hard time, conceptualizing all of this. Like inside of, I don't know, principal quantum shells, there's subshells and orbitals. Do you have like a 3D image to show us? Yes, I can share a video with you. But देखो, thing is कि you have to use your own visualization. I will share the video with you because up till now we haven't seen the electron. We do not have any sort of microscope through which we can see the electron. Electron क्या, we cannot even see the atom right now. These are the visualization, mind visualization that we have to do. ठीक है, अब ये आपको obviously in the next class I'll share a video and मैं कैमरा ऑन करके ना I'll share something with you कि जो आपको चीज समझ आएगी कि how are electrons actually spread out around the nucleus.
but again you have to use your own visualization. ठीक है, you have to use your own imagination to just to picture it, क्योंकि अभी आपको I haven't told you the shape of s orbital, the shape of p orbital, सब शेल का मैंने आपको अभी शेप नहीं बताया ना. तो इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन और विजुअलाइज के इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे घूम रहा है, तो वो क्लियर हो जाएगी. आई अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम है अभी. ठीक है, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, वो वहां पे जाके हम सॉर्ट आउट करेंगे. Okay, sir. Thank you. ओके, सो ऑर्बिटल्स कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where finding the electrons, या बल्कि इसको इजी करो, where chances of finding the electron is highest, where chances of finding electrons is highest. ठीक है जी. अब इसको हम लोग एक आई विल शेयर अ वीडियो विद यू के ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, बट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी वो मैं वीडियो शेयर करूंगा ना तो और कंफ्यूज हो जाओगे. नेक्स्ट क्लास में व्हेन वी विल डिस्कस द शेप ऑफ द सबशेल्स, कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शेप क्या है सबशेल का, कि इलेक्ट्रॉन जो एरिया कवर कर रहे हैं ना वो किस तरह का एरिया कवर कर रहे हैं, और उसको हम क्या करेंगे, वी विल विजुअलाइज लाइक दिस के लेट्स से के वी ग्रैब दैट इलेक्ट्रॉन और उसको हमने एक बैग पहनाया और उसके पीछे एक स्प्रे पेंट बांध दिया और उसको हमने छोड़ दिया, जाओ घूमो. थोड़ी देर बाद जहां जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां वहां पे कलर हो जाएगा. तो उस कलर को देखते हुए वी विल पिक्चर के हाउ के सबशेल्स का शेप क्या है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. ठीक है जी. तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होंगी, नॉट इन जस्ट वन डे, नॉट इन जस्ट वन क्लास. तो इट विल टेक टाइम, लेकिन ये चीजें क्लियर अप हो जाएंगी. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ पूछना है किसी को? इर्तिजा, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं वो भी नेक्स्ट क्लास में. सही. तो ऑर्बिटल के अंदर हम लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की? अब तक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर लोकेशन पिन पॉइंट कैसे करोगे, क्योंकि वो एक जगह पे बैठने है ना, घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, आगे पीछे हो रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में. Had it been at this one place, staying at one place in rest, तो हम बताते. It is not at rest ना, it is continuously moving around the nucleus. So there is no point of finding the pinpoint location. Pinpoint तो तब find करोगे जब वो बैठे ना एक जगह पे. Got it? तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मूव कर रहा है तो एनर्जी तो लूज कर रहा होगा, कुछ स्लो कुछ होता होगा. Sorry? तो इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है तो एनर्जी वगैरह लॉस तो होता ही होगा. देखो, पहला सवाल तो ये आता है कि एनर्जी आ कहाँ से रही है कांस्टेंटली मूव करने के लिए. ठीक है, तो उसका आंसर थोड़ा आगे फिजिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे मिल जाएगा. उसका आंसर वही है कि अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व, क्या कहते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन. ऑल अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अर्थ को कौन एनर्जी दे रहा है in order to move it? Similarly, electrons are continuously revolving around the nuclei of their atom. तो उनको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, तो ये थोड़ा सा आप सेंट्रीपिटल फोर्स और चीजें पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा ऑफ कोर्स, बट स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग इट कि कहाँ से एनर्जी आ रही है इनके पास. ठीक है, आई डाउट के सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ओ लेवल फिजिक्स में तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा ना सर्कुलर मोशन की वजह से. तो Yes, sir. आ जाएगी ये बातें, तो ये बातें समझ आ जाएंगी. Okay जी, any other question? Sir, does electrons have like a specific speed they're evolving, or they can do with variation? बच्चे देखो, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली हैव अ स्पीड, दिस इज नोन एज सर्कुलर स्पीड, हम जिसको कह सकते हैं सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है ना. देखो, दिस इज द न्यूक्लियस, यू कैन जस्ट पिक्चर इट
ये जो सोलर सिस्टम है ना, just like exactly the replica of solar system. The nucleus is positively charged due to the presence of protons. Electrons are negatively charged. ठीक है? If we go on about asking you कि electrons are negatively charged, protons are nucleus is positively charged. So how come electrons just stay away from the nucleus? Electrons को attract होके nucleus की तरफ चले जाना चाहिए था ना? Because unlike charges attract each other. So there is a force of attraction between nucleus and electron, and this force of attraction is converted into the centripetal force, the force responsible in moving the electrons around the nucleus in a circular orbit. समझ आई बात? Sir, like how? If there's more positive charge in the middle, then won't the electron go and stick with it? Why is it converting to centrifugal force? Have you started studying physics, A-level physics? Yes, sir. Okay, I think so. See, if anything is moving in a straight line, okay, if anything has a velocity in a straight line, if force acts on it parallel or anti-parallel to the direction of motion, so either the body accelerates or deaccelerates. If the force acts in the direction of motion of the body accelerates. If the force acts opposite to the direction of motion of a body, the body deaccelerates, right? However, if the body is moving in a straight line and the force acts perpendicular to the direction of motion of an object, the body starts moving in a circular radius. ठीक है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है, सर्कुलर रेडियस, सर्कुलर पाथ. ठीक है, if this force stays continuously acting perpendicular to the motion of an object, let's say if the object has stated direction like this force stays perpendicular to the motion of an object, तो जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, बट इट डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंजेस. ठीक है, so what happens, if direction constantly change हो रही है, तो object starts moving in a circular motion with the constant magnitude of the speed. ठीक है, और ये ज्यादा डिटेल में I would recommend, if you want to know about it, you should consult your physics teacher. He can explain you in much detail about it. But कोई Okay, मुश्किल sir. बात नहीं है. This is not anything, कोई बहुत rocket science नहीं है ये. Solar system functions like this because sun and earth has a gravitational field between them. देखो सन जो है उसकी भी ग्रेविटी है, अर्थ की भी ग्रेविटी है, तो हाउ कम अर्थ डज नॉट गो एंड कोलाइड विद द सन? बिकॉज वॉट एवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सन एंड अर्थ हैज, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बीन कन्वर्टेड इनटू द सेंट्रिपिटल फोर्स इन ऑर्डर टू मूव द अर्थ अराउंड द सन. ठीक है, यही तो सर्कुलर मोशन, यही तो होता है सेंट्रिपिटल फोर्स वाला. और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रिपिटल फोर्स आती कहाँ से? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द अर्थ एंड द सन. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है? बिटवीन, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the electrons. This electrostatic force of attraction is converted into the centripetal force. I'll stop here. ठीक है, बाकी you can consult your physics teacher about it. Okay, sir. Thank you. Okay जी, हाफिज. Laugh.